हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा तीसरे इंटरमीडिएट के बारे में, जिसका नाम है कार्बन मुक्त मूलक, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन मुक्त मूलक क्या होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होते हैं, आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है ना। तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, काफी स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर नोट्स हम लोगों के पास में कैसे आए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट क्लासेज आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी। तो जिन स्टूडेंटों ने अब तक चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करते ही वहां पर आप लोग बैच में ऐड हो जाओगे। बैच में ऐड होते ही सारी चीजें आप लोगों को शो हो जाएंगी। जितनी भी आप लोगों की रेगुलर क्लास है वो रेगुलर क्लासेस शो हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट नोट्स शो हो जाएंगे और लास्ट ईयर के पेपर भी शो हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के नोट्सों की व्यवस्था कर दी मैंने। आप लोग चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप से जाकर कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्बन फ्री रेडिकल की डेफिनेशन दे देता हूं कि कार्बन फ्री रेडिकल की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जो फ्री रेडिकल है उनका निर्माण किससे हुआ था, समांश विखंडन से हुआ था, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज से हुआ था। होमोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, मतलब समांश विखंडन, विषमांश विखंडन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। तो जो आप लोगों का समांश विखंडन था उससे किसका निर्माण हुआ, फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। और जो विषमांश विखंडन था उससे किसका निर्माण हुआ था, कार्बोकेटायन और कार्बोनायन का। तो कार्बोकेटायन और कार्बोनायन तो हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा डिस्कशन किसका चला, फ्री रेडिकल का। तो समांश विखंडन के फलस्वरूप बनने वाली स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज के फलस्वरूप जिस जिस स्पीशीज का निर्माण होता है, जिस का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन मुक्त मूलक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, इन फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनके पास में। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से या अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से इनका नेचर होता है वो कैसे होता है, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक होता है। इनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिनकी रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता ज्यादा होती है उनका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल है इनका नेचर होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय, मतलब पैरामैग्नेटिक इनका नेचर होता है। ठीक है ना। और इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना। और अधिक क्रियाशीलता, मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से जो उनका स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होता है, वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है ना। कार्बन फ्री रेडिकल के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से इनका नेचर होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ठीक है ना। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो आवेश रहित होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। भाई कार्बन फ्री रेडिकल को आप लोग ऐसे ही तो शो करते हो, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पर के पास में प्रेजेंट होता है। और अकेले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसलिए जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं, जो मुक्त मूलक होते हैं, वो आवेश रहित होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखो सुनो, अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये दूसरे को युग्मित करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में, तो दूसरे को अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये किसी भी जो स्पीशीज है उसके इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड करने की क्षमता रखता है, युग्मित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के लिए डोनेट कर देता है। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता होती है, मतलब रिएक्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर जो कार्बन परमाणु होता है उसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होने के कारण इनकी जो आकृति होती है, मतलब शेप होती है, वो समतल त्रिभुजाकार, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और जो बंद कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है, वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये इसके बारे में बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों के लिए बता दी। अब मैं जो आप लोगों के फ्री रेडिकल है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं कि जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने से पहले मैं एक रिलेशन लिख देता हूं। रिलेशन के आधार पर स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोगों का अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं फ्री रेडिकल का। पहले रिलेशन लिख देता हूं, फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दूंगा। तो देखो, जो ऑप्शन इसका ये हुआ, अल्फा एच की संख्या, अल्फा एच की संख्या समानुपाती स्थायित्व, मतलब नंबर ऑफ एल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी के। ठीक है ना।
अल्फा एच की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अल्फा एच आप लोग किस तरीका से देखोगे अभी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है ना। इस आधार पर जो 3 डिग्री रेडिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री की, उससे कम किसकी होती है 1 डिग्री की, और सबसे कम होती है वो किसकी होती है मेथिल रेडिकल की, ठीक है ना। सबसे कम किसकी होती है मेथिल रेडिकल की। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि भाई 3 डिग्री की सबसे ज्यादा क्यों होती है। तो देखो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसके पास में जो अल्फा एच होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, और जिसके पास में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी मैंने आप लोगों के सामने क्या रिलेशन लिखा है कि अल्फा एच की संख्या समानुपाती स्थायित्व, मतलब नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा स्टेबिलिटी के। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो अल्फा एच है वो किसके पास में होंगे 3 डिग्री के पास में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसके पास में होंगे 2 डिग्री के पास में, इसलिए 3 डिग्री से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और जो 1 डिग्री है उसके पास में अल्फा एच कम होंगे, सबसे कम होंगे, मतलब इन दोनों के कंपेयर में, तो उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम होगी, ठीक है। मैं इन तीनों की स्ट्रक्चर लिख देता हूं, स्ट्रक्चर लिखने के बाद अल्फा एच बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गया आप लोगों का 3 डिग्री, ये तो कौन हो गया आप लोगों का 3 डिग्री, ये हो गया आप लोगों का 2 डिग्री, ये हो गया आप लोगों का 1 डिग्री, और ये हो गया आप लोगों को मेथिल फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, मैं अल्फा एच निकालना बताता हूं आप लोगों को कि अल्फा एच आप लोगों को किस तरीका से निकालने हैं। देखो ये चीज मैंने कार्बोकेटाइन के अंदर भी बताई थी आप लोगों के लिए कि जिस कार्बन पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे उस पर रेडिकल प्रेजेंट हो, उसके जस्ट वाला कार्बन होता है, उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखो इस कार्बन के पास में रेडिकल है, ठीक है ना, तो इसको तो 0 पोजीशन दे देंगे, उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होगा अल्फा होगा। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और उसके पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हुए 3, 6 और 9। तो इसके पास में जो अल्फा एच हुए वो कितने हुए आप लोगों के 9, ठीक है ना। इसके पास में अल्फा एच कितने हुए, जैसे कि इसको 0 पोजीशन दे दिया तो आप लोगों की ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा, यहां पर लिख देता हूं ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा और ये अल्फा। तो इसके पास में अल्फा एच कितने हुए 9 हुए, इसके पास में अल्फा एच कितने हुए 6 हुए, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको 0 पोजीशन दोगे तो ये कौन सी हो गई अल्फा पोजीशन हो गई, और अल्फा पोजीशन होने की वजह से इसके पास में जो अल्फा एच होंगे वो कितने होंगे 3 होंगे, और इसके पास में अल्फा एच कितने होंगे 0 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके जस्ट वाला जो कार्बन है उसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। आगे नहीं मेरी बात समझिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं ये इसी कार्बन से जुड़े हैं, और इसको तो आप 0 पोजीशन दे रहे हो, तो इसका मतलब इसके पास तो अल्फा एच हुए ही नहीं। अल्फा एच उसके पास में होंगे कि जिस कार्बन पर वो रेडिकल प्रेजेंट है उसके जस्ट वाला जो अल्फा कार्बन है उसके पास में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है इस कार्बन के पास में रेडिकल प्रेजेंट और इसी से हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो कौन सी बात है, इसको तो कौन सी पोजीशन मिली 0 पोजीशन मिली, इसलिए इसके पास में अल्फा एच कितने होंगे आप लोगों के 0। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है 3 डिग्री रेडिकल की, उससे कम किसकी होती है 2 डिग्री की, फिर किसकी होती है 1 डिग्री की, और सबसे कम कौन किसकी होती है मेथिल रेडिकल की, और इसका रीजन होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिसके पास में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बेंजिल फ्री रेडिकल है उनके बारे में डिस्कशन और कर लेता हूं कि उनकी स्टेबिलिटी आप लोग किस तरीके से देखोगे। तो देखो मैं यहीं पर लिख देता हूं, देखो जो बेंजीन में होगी जिसके पास में सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी, जैसे C6H5 3, और ये कार्बन के पास में रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये रेडिकल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो कितनी रिंगों के अंदर घूमेगा 3 रिंगों के अंदर घूमेगा, और आप लोगों को पता है जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। 2 वाले की उससे कम होगी, ये लो C6H5, यहाँ पे लिख देता हूं 2CH, ठीक है ना, इसके पास में रेडिकल प्रेजेंट है, और ये हो गया आप लोगों को बेंजीन फ्री रेडिकल C6H5, ये लो CH2, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, ठीक है ना, जो आप लोगों की बेंजीन रिंग वालों का।
ठीक है ना। और जो कंप्लीट ऑर्डर आप लोगों का स्टेबिलिटी का होगा उनमें एरिल वाले का सबसे ज्यादा होगा। एरिल का मतलब जिनके पास में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और उसका रीजन होता है रेजोनेंस। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बेंजीन रिंग के अंदर अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, और जिसके अंदर रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनमें अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है ना, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं कंप्लीट रेडिकलों की बात करता हूं, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो कौन होते हैं? आप लोगों के एरिल मतलब बेंजीन रिंग वाले। उससे कम कौन होते हैं? आप लोगों के एलिल। उससे कम किसके होते हैं? एलिल के। और जो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है इन दोनों के कंपेयर में वो किसकी होती है? एल्किल की, ठीक है ना। और एल्किल में भी आप लोगों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम क्या होती है? 1 डिग्री की। तो ये भी आप लोगों का एक रिलेशन हो गया जिसमें कंप्लीट जो आप लोगों के रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एरिल वाले, एरिल का मतलब जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इससे कम किसकी होती है? एल्किल होती है। और इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम किसकी होती है? एल्किल की होती है। और एल्किल के अंदर भी आप लोगों को अभी लिखा मैंने 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होती है? 1 डिग्री की। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इनकी मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि ये आप लोगों की एरिल वाली है, ये एलिल वाली है, या ये तो आप लोगों के सामने लिख ही दिया। एल्किल वाली के तो 3 डिग्री की स्ट्रक्चर क्या होती है, 2 डिग्री की स्ट्रक्चर क्या होती है, 1 डिग्री की क्या स्ट्रक्चर होती है, ये तो लिख दिया। बस इन दोनों की स्ट्रक्चर इनके जस्ट नीचे लिख देता हूं। तो देखो एरिल की तो आप लोगों की ये हो गई जो मैंने अभी आप लोगों के सामने ये लिखी है, ये तो एरिल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और ये आप लोगों का कौन हो गया? एलिल हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया? एलिल हो गया। बाकी का एल्किल तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, एल्किल को फिर से लिख देता हूं। देखो इस पर रेडिकल है, ये 3 डिग्री हो गया। ऐसा कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये 3 डिग्री जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, उससे कम किसकी होती है? आप लोगों की 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होती है? 1 डिग्री की। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों के तीसरे नंबर का जो रेडिकल चल रहा था, मतलब तीसरे नंबर का जो इंटरमीडिएट चल रहा था, वो भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, जिसका नाम है कार्बन फ्री रेडिकल। अब आगे की आप लोगों की कंप्लीट क्लास चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी, तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों की रेगुलर क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।